एक बार पुनः आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके अनिल सारण में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल अपने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम आगे का नया वीडियो लेके आए हैं, शुंग वंश। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि नया वीडियो जैसे ही इस YouTube चैनल पर अपलोड किया जाएगा तो तत्काल उसकी सूचना आपको मैसेज के रूप में मिल जाए। तो चलिए आज का टॉपिक अपने शुरू करते हैं। शुंग वंश। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि अंतिम जो मौर्य राजा था बृहद्रथ, उसको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। मौर्य राजा बृहद्रथ का वह प्रधान सेनापति था। उसने उसे मारकर शासन पर अधिकार कर लिया। उसने 151 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और उसके राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया गया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। तो यानी यहाँ 2 बातें निकल कर आती है जो दोनों महत्वपूर्ण है। पहली कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग, और दूसरा है पतंजलि जो कि व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान था। वो किसके काल में हुआ, तो हम कह सकते हैं वो पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। इसके अलावा इस शुंग वंश में अन्य कुछ खास नहीं है। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईस्वी पूर्व में शासन से उतार दिया। तो ये था शुंग वंश। अगला हम पढ़ते हैं एक अन्य वंश, सातवाहन वंश, जिसको आंध्र वंश भी कहा जाता है। ये एक दक्षिण भारत का शक्तिशाली वंश था। आंध्र गोदावरी और कृष्णा नदियों की जो घाटी है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको आंध्र कहते हैं। में सिमुम नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। तो सिमुम वो व्यक्ति था जिसने इस वंश की नींव डाली। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुम का राज्यकाल 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। उसके उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति और सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। उसकी राजधानी गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान, जिसे आधुनिक पैठन कहते हैं, नामक नगरी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा। यानी अब जो शक थे वो सातवाहन वंश के 23वें शासक गोमतीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। अन्य जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो था गोमतीपुत्र सातकर्णी। उसने दोबारा से इन शकों को हराया, पराजित किया और अपने वंश की कीर्ति स्थापित की। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित है। आगे देखते हैं अपने। आप ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने ये 2 सिक्के आए हैं। ये सातवाहन काल में प्रचलित प्रमुख सिक्के थे। प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपाश्रयों को भी प्रभुत अनुदान दिए। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि व अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। यानी सातवाहन शासक पहले शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान में देना प्रारंभ किया था। इसको क्या कहा जाता था, अग्रहार कहा जाता था। ये नोट
कर लीजिए आप, ये महत्वपूर्ण है। सातवान राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य व विहार बनाए। चैत्य और विहार क्या होते हैं? ये जो आज ही की तरह जो मंदिर वगैरह होते हैं उस टाइप की ये ढांचे होते थे, जिनमें कार्ले का जो चैत्य है वो महत्वपूर्ण या सुप्रसिद्ध था। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि कार्ले का जो चैत्य था वो कौन से शासकों द्वारा बनाया गया था? सातवाहन शासकों द्वारा। 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, देखते हैं अगला वंश जो आपके सामने है स्क्रीन पर, वो है गुप्त वंश। जिस प्रकार भारत के अंदर मौर्य साम्राज्य बड़ा विस्तृत फैला था, उसी तरह मौर्यों के बाद अगर कोई शक्तिशाली जो साम्राज्य स्थापित हुआ वो था गुप्त साम्राज्य। यानी इसको एक स्वर्णिम युग भी, भारतीय प्राचीन भारत का एक स्वर्णिम युग भी इनके काल को कहा जा सकता है, जिसके अंदर न केवल साम्राज्य फैला बल्कि कला और संस्कृति का भी फैलाव बहुत तेजी से देखने को मिलता है। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इस साम्राज्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। 275 ईस्वी में इस वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। तो ये आप नोट डाउन कर लें। समुद्रगुप्त ने स्वयं को, जो कि इसका पोता था, समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक बना, इसकी उपाधि महाराज थी। आगे देखते हैं इसका महत्वपूर्ण शासक। तो प्रथम महत्वपूर्ण इस वंश का हम शासक कह सकते हैं वो है चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बना। इसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की, ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लें आप। अगली लाइन भी, ये दोनों महत्वपूर्ण है। उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो कि गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसने अपने वंश के नाम पर ही एक संवत चलाया, गुप्त संवत। 319 ईस्वी में गुप्त संवत, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, गुप्त संवत। अगला महत्वपूर्ण शासक था समुद्रगुप्त। 335 से 380 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय एवं एकीकरण था। इसका साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम से भी बड़ा था। उसने दिग्विजय और एकीकरण की नीति अपनाई। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिशेन नामक व्यक्ति उसका दरबारी कवि था। उसकी सैनिक सफलताओं का उल्लेख इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। तो ये नोट डाउन कर लें आप कि इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिशेन। और इसमें किसकी सफलताओं का जिक्र किया गया है? समुद्रगुप्त की सफलताओं का इसमें जिक्र किया गया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। यानी इलाहाबाद में ये उसी अभिलेख पर इसका अभिलेख है, उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर पहले से अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके द्वारा जीते गए क्षेत्र को 5 समूहों में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना दोआब के राज्य है, पूर्वी हिमालय के राज्य है, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठवीं राज्य है, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य है, और शक एवं कुषाण राज्य है। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं आ रहा था। यानी इसने जितने भी युद्ध लड़े थे उन सभी युद्धों में ये जीता था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। उसके सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा मिलता है। वह ललित कलाओं में निपुण था। उसे कविराज भी कहा गया। वह संगीत में भी निपुण था। यानी एक ऐसा शासक, गुप्त शासक जो ललित कलाओं और संगीत में निपुण था, जिसे कविराज भी कहा गया है, वो कौन था? समुद्रगुप्त था।
एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है। वह विष्णु का भगत था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में आप कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो नोट कर लें, जैसे कि इलाहाबाद प्रशस्ति में इसकी सैनिक सफलताओं का उल्लेख है और वह कभी भी युद्ध नहीं आ रहा था। रिसेंट का कहना है उसने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है, ललित कलाओं में निपुण था, संगीत में निपुण था। ये इस शासक की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, इनको आप नोट डाउन कर लें, ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अपने। अगला जो शासक हुआ गुप्त वंश में वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 से 412 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों के द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात को जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और किस उपलक्ष्य में? शक विजय के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अगला शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये विश्वविद्यालय बिहार आधुनिक जो बिहार राज्य है उसमें स्थित था और उस समय का ये सबसे बड़ा पढ़ाई का एक केंद्र था, जहाँ विदेशों से भी जो विद्यार्थी थे वो आकर यहाँ पढ़ाई करते थे। तो ऐसे बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला शासक कौन था? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कहते हैं कि उस समय इसमें लगभग 5 से 6 हजार विद्यार्थी वहाँ रहकर अध्ययन करते थे। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। उसने अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अगला शासक था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। यह कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाला या उसको दोबारा से सही करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो वो शासक था समुद्रगुप्त। आगे आप एक मानचित्र देख सकते हैं। ये मानचित्र है जो कि हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में बताता है। यहाँ आप देखें कि ये जो आपको नीले रंग में दिखाई दे रहा है ये था चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य। बाद में इसका वंशज समुद्रगुप्त हुआ। उस समय इसका जो साम्राज्य था गुप्तों का वो बढ़कर यहाँ तक फैल गया था। यानी समुद्रगुप्त के साम्राज्य में ये इतना भारत आधुनिक जो भारत है उसका ये इतना हिस्सा शामिल था। और बाद में जब चंद्रगुप्त द्वितीय जब राजा बना तो उसके काल में न केवल ये बल्कि ये हिस्सा भी जीत लिया गया था। तो ये हम कह सकते हैं ये इतना बड़ा इलाका गुप्तों के अधीन रहा था। ये इतना बड़ा इलाका इनका साम्राज्य था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि शासन पर बैठने के समय समुद्रगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हुणों से जूझना पड़ा। स्कंदगुप्त ने अंततः हुणों को पराजित किया। यानी हुण जो विदेशी थे उनको हराने वाला गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त। ये भी आप नोट कर लें, ये महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां ये महत्वपूर्ण है। कई बार बड़े प्रश्न के रूप में भी ये पूछ लिया जाता है और इसे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि गुप्त काल की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी वो क्या थी। भारत में सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ये महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लें कि चीनी यात्री फाहियान
किस गुप्त शासक के काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसके काल में यह आया था। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर बार भी बहुत कम था। राजकाज की भाषा उस समय क्या थी? संस्कृत थी। अभिज्ञान, शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंश महाकाव्य के रचिता कालिदास, यानी कालिदास जिसने कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा था, रघुवंश लिखा था, जैसे जो महाकाव्य लिखे थे, वो विद्वान कालिदास इनका इनका राज दरबारी था, इन्हीं के काल में हुआ था। मृच्छकटिकम नाटक लिखने वाला लेखक शूद्रक भी इन्हीं के समय था। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा चित्रकला तथा धातुकला के गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के प्रमाण झांसी तथा कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा में मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी वो बहुत वैभवशाली थी। इसी काल में जो विभिन्न लेखक हुए, जैसे कि हम कह सकते हैं कालिदास है, शूद्रक है, विशाख दत्त है, अमर सिंह है। इसके अलावा गणित और ज्योतिष के विद्वान आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये सभी गुप्त काल में हुए थे, जिन्होंने की गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अब अपने गुप्तकालीन समाज भी देख लेते हैं कि उस समय वहाँ का समाज कैसा था। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्ण कौन कौन से? जो कल आपको बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने गए थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान करना। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। शूद्र सेवा प्रदाता था। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन स्थिर होने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई थी। यानी कोई भी जो यज्ञ होता था या अन्य धार्मिक अनुष्ठान होता था, उसमें पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था, यानी उस काल में स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी। पर्दा प्रथा नहीं थी। जो पर्दा प्रथा आज आप अपने समाज में देखते हो, वो उस गुप्त काल में बिल्कुल नहीं थी। उसमें 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन देखने को मिलता है। आप ये देख सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर, ये एक सिक्का आया है गुप्तकालीन, जो कि समुद्रगुप्त का प्रचलित स्वर्ण मुद्रा है, सोने का सिक्का है। इसी तरह आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय प्रचलित सोने के सिक्कों को भी देख सकते हैं कि इस प्रकार के सिक्के उस समय प्रचलित थे। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी गुप्त काल में। मिश्रित जातियां मृधा, वश्यकरण, अम्बष्ट, पार्श्व आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग का एक वर्ग था, परंतु बाद में एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। तो ये है गुप्त वंश, जिसके बारे में हमने आज विस्तार रूप से जाना पढ़ा। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो में जो मैटर मैंने समझाया वो आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन या कोई डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।